कैसे बनता है रेडियो नाटक भाग 2। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेडियो नाटक को लिखा जाता है। पिछले भाग में पाठ का जो शुरुआती अंश है हमने पिछले भाग में पढ़ा है और उस भाग में हमने ये जाना है कि रेडियो नाटक लिखने में कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस भाग में हम देखेंगे कि रेडियो नाटक अब लिखा कैसे जाता है, जिसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कट 1 या फिर पहला हिस्सा, जंगली जानवरों की आवाजें, डरावना संगीत और पदचाप का स्वर। पदचाप यानी पैरों के चलने की जो आवाजें होती हैं, ये सब चीजें हमें किस तरीके से रेडियो नाटक में दिखाने का प्रयास करना चाहिए ध्वनि के माध्यम से। क्योंकि रेडियो नाटक नाम से ही हमने पिछले पाठ में जान लिया था कि रेडियो जो कि सिर्फ सुनने का माध्यम है और नाटक जो कि देखने का माध्यम है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो किस तरीके से नाटक तैयार किया जाता है रेडियो के लिए। अब ये आवाजें किस तरीके से हम रेडियो के लिए तैयार कर सकते हैं जब एक नाटक को प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि दृश्य माध्यम में इन नाटकों को मंच सज्जा के माध्यम से या फिर पार्श्व संगीत यानी बैकग्राउंड संगीत म्यूजिक के माध्यम से सामने ला दिया जाता है। लेकिन सिर्फ सुनने का सहारा लेते हुए या फिर ध्वनि का सहारा लेकर चीजों को सामने लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो वो हम इस हिस्से में देखेंगे। तो पहला हिस्सा है, पहला कट है, जहां पर हमें जंगली जानवरों की आवाजें सुनानी है, डरावना संगीत दिखाना है और पदचाप का स्वर दिखाना है। राम, श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। राम, ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। मोहन की नकल करते हुए जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। अब आप देख सकते हैं डर लगने के लिए राम और श्याम ने उस डर को महसूस कराया है अपनी बातों से, अपने संवादों के माध्यम से। और साथ ही चलने की आवाज को पेश करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मुझे छोटा सा एक रास्ता मालूम है। ये सब नालायक मोहन की वजह से हुआ है, मोहन की नकल करते हुए और जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। और इस तरीके से जो श्रोतागण है उनको ये महसूस हो जाता है कि इन दोनों को डर लगा। और उसके बाद राम जो है वो ये बोलते हैं कि मेरे को एक छोटा सा रास्ता मालूम है और हम यहाँ इस जंगल से अब चलते हैं। श्याम जो है वो चौंक कर कहता है अरे अरे, जो कि एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है जो कि हमारी हैरानी को प्रकट करता है। तो इस तरीके से अरे बोलने से लोगों को ये पता लगेगा कि श्याम जो है इस बात से चौंकता है, हैरान होता है। मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था, आवाज लगाकर मोहन मोहन। और राम फिर बोलते हैं कि लगभग रोते हुए हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। और इस तरीके से रोने की आवाजें निकालते हुए राम जो है वो ये बोलता है कि हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। और श्याम जो है वो बोलता है चुप रहो, आवाज लगाते हुए मोहन, अरे ओ मोहन। तो इस तरीके से तेज आवाज को लंबा खींचते हुए पुकारना किसी को, वो और भी इशारा करता है कि किस तरीके से किसी को आवाज लगाई जा रही है। तो यहाँ पर जो संवाद बोलने का तरीका है या फिर किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए उससे संबंधित संवाद को तैयार करना है, वो ही जो है एक नाटक को यानी रेडियो नाटक को सफल बनाने में सहायक हो पाता है। जहाँ डर लगने के लिए संवाद में उसे शामिल किया गया है, चलने के लिए जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, डर लगने के लिए भी बताया जा रहा है, और साथ ही चौंकना, आवाज लगाना, रोना, इन सारी चीजों को, आवाज लगाना, मोहन की नकल करना, ये सारी चीजें किस तरीके से बताई गई हैं जो एक नाटक को रेडियो पे प्रदर्शित करने का माध्यम बन पाता है और बेहतरीन माध्यम बनकर लोगों के सामने पेश होता है। आगे होता है कि मोहन दूर से नजदीक आती आवाज को, आ रहा हूं, वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था। नजदीक ही कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता भयानक स्वर करता हुआ उड़ जाता है और राम चीख पड़ता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि कई बार पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाजें आती है, जिससे पता लगता है कि आसपास पक्षी का होना भी महसूस होता है। और ये होने पर राम का चीखना जो है उनके डरने को महसूस कराता है। और आ रहा हूं, ये दूर से नजदीक आने वाली आवाजों को यहाँ पर महसूस कराता है। फिर राम बोलता है श्याम बचाओ। मोहन जो नजदीक आ चुका है, डरपोक कहीं का। राम डरे हुए स्वर में वो क्या था।
और इस तरीके से यहाँ पर हमें डर का भाव भी मिल रहा है बोलने के तरीके से। वो यानी कि किसी चीज से डरने पर व्यक्ति कितनी जल्दी हकलाने लग जाता है, वो यहाँ पर संवाद लिखा जो इस तरीके से गया है, जो डर को परिलक्षित करता है, परिलक्षित यानी दिखाता है। तो इससे डर जो है यहाँ पर सुनकर श्रोतागण महसूस करते हैं कि राम जो है वो डरा हुआ है। मोहन, कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाज से वो खुद डर गई थी, एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। श्याम, मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। तो इस तरीके से जब एक रेडियो नाटक लिखा जाता है तो नाटक में भावों को दिखाने के लिए किस तरीके से संवाद तैयार किए जाते हैं, उन्हीं संवादों के आधार पर वो सारे भाव जो हैं हमें दिखाने होते हैं, जहां से पता लग सकता है कि कौन डर रहा है, हंस रहा है, या फिर नजदीक आ रहा है या दूर है। ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ संवादों के माध्यम से पता लगती हुई महसूस हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य इसी तरह चलेगा। आपने गौर किया होगा शुरू में हमने अंक या दृश्य की जगह कट यानी हिस्सा लिखा है। दरअसल रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, इसलिए उसकी बजाय अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी है। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप अलग अलग दृश्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं। महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि का प्रभाव। तो इस तरीके से रेडियो में संवाद का कितना प्रभाव होता है वो यहाँ हमें दिख गया, और साथ ही ध्वनि प्रभाव यानी बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो किस तरीके से सीन को और भी बेहतरीन तरीके से रेडियो सुनने वालों को समझा सकता है, अपने भावों को यहाँ पर पता लगा। और साथ ही शुरुआत में हमने जो कुछ सावधानियां पढ़ी हैं, नियम पढ़े हैं कि रेडियो नाटक जो है इतना मिनट का होना चाहिए, इतने पात्रों की संख्या होनी चाहिए, वो तो हमें ध्यान में ही रखना चाहिए। हमने शुरू में ही ध्वनि प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगह का संकेत दे दिया है। फिर राम भी अपने संवाद में कहता है कितना भयानक जंगल है, अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं। बात श्रोता को मालूम हो गई है। अब श्याम अपने अगले संवाद में इतनी रात हो गई ये बोलकर, अर्थात स्थान जंगल है, समय रात है, मगर हमें समय और ज्यादा स्पष्ट करना है। तो श्याम का संवाद कुछ इस प्रकार हो सकता था कि रात के 12 बज गए हैं, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। तात्पर्य यह है कि आप संवादों के द्वारा दृश्य का देश काल स्थापित कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो स्वाभाविक होना चाहिए, जबरदस्ती ठूसा हुआ सा ना लगे। मसलन श्याम अगर ये संवाद कहे कि राम रात के 12 बजे है और मुझे डर लग रहा है, तो ये यहाँ पर मसलन जबरदस्ती का ठूसा हुआ डायलॉग लगेगा। लेकिन जब ये बोला गया था कि रात के 12 बज गए, घर में अम्मा बाबू भी अकेले हैं, वो सब परेशान होंगे और हम यहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पर लॉजिकल लग रहा है। लेकिन ये यहाँ पर इलॉजिकल लग रहा है कि रात के 12 बज गए और मुझे डर लग रहा है। तो इस तरीके से डायलॉग्स जो है अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उचित होने चाहिए, औचित्य रूप से अपने डायलॉग्स जो हैं वो अपनी भूमिका निभाते हुए दिखने चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि दृश्य हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है। 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। तीनों कहीं से वापस घर को आ रहे हैं। मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता पता है। तीनों ने जल्दी घर पहुंचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब भटक गए हैं। हमें यह भी पता चला कि सबसे ज्यादा डरा हुआ राम है। डर श्याम को भी लग रहा है, लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। तीनों में सबसे बेफिक्र मोहन है, क्योंकि बार बार वही कहता हुआ नजर आ रहा है, डरपोक, तुम कितना डरते हो। रेडियो नाटक में पात्रों के से संबंधित तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। भाषा पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, शहर का है कि गांव का है, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है। इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से, अपने बॉस के प्रति सम्मान पूर्वक रवैया अपनाएगा, तो अपने मित्र से
अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा। तो इस तरीके से जितना हमने अभी तक पढ़ा, सभी को ये मालूम हो गया होगा कि रेडियो नाटक में संवादों का होना और बेहतरीन तरीके से होना और उचित तरीके से होना कितना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं संवादों के माध्यम से ही हमें सब कुछ पता चलता है उस नाटक से संबंधित, जो कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति अगर अपनी पत्नी से जो व्यवहार कर रहा है, उससे, उसके बातों से, बोलने के तरीकों से, अपने मित्र से बोलने के तरीके से, अपने माता पिता से बोलने के तरीके से, अपने घर के बाकी सदस्यों से बोलने के तरीके से, दोस्तों से बात करने के तरीके से, नौकर से बात करने के तरीके से, उसका जो तरीका है, उसके संवाद जो है उसे प्रकट करेंगे कि वो किससे किस लहजे से बात कर रहा है। उससे भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि वो यहाँ पर किससे बात कर रहा है। ये सब प्रकट होगा उसके संवादों से। तो यहाँ पर संवादों की भूमिका बहुत बड़ी है रेडियो नाटक में। यूं तो ये सब कुछ फिल्म और मंच के लिए लिखे गए संवादों पर भी लागू होता है, लेकिन वहां पर सब कुछ सिर्फ सुनाने के आधार पर ही नहीं होता, हम कुछ सीन वहां पर दिखा भी सकते हैं, इसलिए उतना जोर वहां संवादों पर नहीं होता। सारा वहां पे जितने भी प्रयास होते हैं वो सब तरीके के कामों में होता है। लेकिन रेडियो में संवादों पर, ध्वनि पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, प्रधान यानी मुख्य माध्यम है रेडियो के लिए, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और यह है, और ये विशेषकर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है ये हम देख नहीं पाते, लेकिन इसलिए संवाद जो है, जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि पता लगे कि यहाँ पर कौन किससे बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है, तो उसका संवाद कुछ इस तरह का होगा, कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पर ही बैठ जाऊं। तो इस तरीके से हमें जानकारी मौसम की हो जाती है, वो व्यक्ति पार्क में है उसका भी पता लगता है, और बेंच पर बैठने की जो प्रक्रिया है उसका भी पता लग जाता है। तो एक संवाद से हमें 3 जानकारी मिलती है कि जो कैरेक्टर प्ले करने वाला है उसने हमें मौसम भी बताया कि गर्मी है और वो पार्क में है, इस वजह से वो कुछ देर के लिए बेंच पर बैठने जा रहा है, और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाता है। तो जिस तरीके से आम जीवन में भी लोग देखते हैं कि आप बैठते उठते कुछ उठने बैठने से होने वाली संबंधित परेशानियों से संबंधित, या उठने बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होने से संबंधित भावों को प्रदर्शित करते हैं, तो इस तरीके से वो बैठते वक्त आह की ध्वनि निकालते हुए बेंच पर बैठ जाता है, जिससे कि उसके बैठने का जो एक तरीका है वो भी महसूस हो जाता है। उपरोक्त लिखी बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक के एक अंश को रेडियो नाटक के रूप में रूपांतरित करते हैं। यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी का एक नाटक है जिसको यहाँ पर रूपांतरित करते हुए दिखाया जाएगा। हास्य भाव को पेश करने वाला संगीत। अब यानी जो सीन शुरू हो गया है वहां पर हंसी को प्रकट करने वाला एक पार्श्व संगीत बज रहा है। संगीत मध्यम पड़ता है, अधेड़ उम्र के बाबू राम स्वरूप का स्वर उभरता है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, लकड़ी के तख्त की दीवार से टकराने की आवाज आती है, और इस तरीके से पता लगता है कि कोई तख्त से या फिर दीवार से टकराया है। बाबू बोलते हैं अपना डायलॉग कि अबे धीरे धीरे चल, तो इस तरीके से उनके बोलने का लहजा भी पता लगता है कि वो कौन किससे बोल रहा है। बाबू आगे बोलते हैं, अरे अरे, एक तख्त बिछाने में ड्राइंग रूम की सारी दीवारें तोड़ेगा क्या? अब तख्त को उधर मोड़ दे। अरे उधर उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू तेज स्वर में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? नकल करते हुए, बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? तो इस तरीके से यहाँ पे बाबू के जो बोलने का तरीका है उससे ये मालूम होता है, लहजे से मालूम होता है कि वो अपने नौकर से बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तख्त को जमीन पर रखने का जो ध्वनि प्रभाव है, साथ ही नौकर की हंसी का स्वर, ये दोनों ही स्वर एक साथ हमें पार्श्व संगीत में सुनाई देते हैं, जिससे कि माहौल क्या है वो पता लगता है। नौकर कहता है ही 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 कहने का अर्थ यानी कि उसके हंसने का जो तरीका है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बाबू, हंसता क्यों है?
अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? अच्छा सुन रतन, भीतर जा और बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। रतन, जी साहब। बाबू, थोड़ा स्वर बढ़ाकर, मानो पीछे से आवाज दे रहे हो। और चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो इस तरीके से जब ऐसा बोला जाता है तो व्यक्ति को पता लगता है कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा दूर है और वो व्यक्ति थोड़ा ऊंचा बोलकर उस तक वो बात पहुंचाना चाहता है। आगे रतन कहता है, मानो दूर से जवाब दे रहा है, जी साहब। तो इस तरीके से बोलने पर उसका भी दूर होकर जवाब देने का अर्थ समझ में आता है, आवाज की ऊंचाई से, लय से। बाबू राम स्वरूप कोई भजन गुनगुनाते हैं, शायद दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी हैं। फिर स्वयं से कहते हैं, बाबू, ओहो एकदम नालायक है ये रतन। देखो कैसी धूल जमी है कुर्सियों पर। ये गुलदस्ता भी जैसे बाबा आदम के जमाने से साफ ही नहीं हुआ है। क्या सोचेंगे लड़के वाले? ओफो, अब ये झाड़न भी गायब है। अभी तो यही था। हाँ ये रहा। कपड़े के झाड़न से कुर्सी को साफ करने की आवाज के साथ साथ बाबूजी का एकालाप, एकालाप यानी एक ही सुर जारी रहता है। बाबू, आज ये लोग उमा को देखकर चले जाए, फिर खबर लेता हूँ श्रीमती जी की भी और इस गधे रतन की भी। चौंक कर, ये क्या दोनों इधर ही आ रहे हैं, रतन खाली हाथ? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बाबू जो है रतन से जिस तरीके से बातें करते हैं और रतन जिस तरीके से जवाब देता है, पता लगता है बाबू अपने नौकर से बातें कर रहे हैं। और जी हजूरी से जिस तरीके से रतन बात कर रहा है वो पता लगता है अपने मालिक से बात कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बाबू बोलते हैं कि आज खबर लेता हूँ, किसकी खबर लेनी है? श्रीमती जी की यानी अपनी पत्नी की, और गधे रतन की जो कि उनका नौकर है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों जानकारियां मिल जाती हैं। और कुर्सी पोंछने को, झाड़न से आवाज करने की ये जो प्रक्रिया है, ये सब सुनाई देना ध्वनि के साथ, ये सारी चीजें माहौल को प्रदर्शित कर रही हैं कि क्या क्या हो रहा है इस सीन में। आगे प्रेमा आती है, गुस्से में कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। बाबू आश्चर्य से, धोती? तो इस तरीके से बोलना धोती तो व्यक्ति के आश्चर्यजनक जो उत्तर होते हैं उसको प्रकट करते हैं। अब देखेंगे विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो भी लगा हुआ है धोती लिखने के बाद। तो बोलने का तरीका भी, उसको डायलॉग डिलीवरी भी ऐसे ही की जानी चाहिए जिससे कि श्रोता जो है उसको सुनकर समझ सके। धोती? प्रेमा बोलती, हाँ अभी तो बदल कर आए हो। बाबू, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। बाबू, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डॉट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी, धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी बीबी जी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। बाबू, दरी हम उठा लेंगे, तू चादर लेकर आ, और सुन बीबी जी के कमरे से हारमोनियम भी लेते आना, और अब जल्दी जा। रतन, जी साहब। बाबू, आओ तब तक हम दोनों दरी बिछा देते हैं, जरा पकड़ो उधर से, उसे एक बार झटक देते हैं। दरी के झटकने का स्वर अब यहाँ पर सुनाई देता है और बाबूजी के खांसने का स्वर। किस तरीके से कि जब दरी झटकी जाती है तो धूल उड़ती है, धूल उड़ने से किस तरीके से व्यक्ति को खांसी आती है। तो ये सारा सीन जो है इस तरीके से सामने आता है तो बहुत ही नेचुरल तरीके से वो नाटक जो है सुनने में भी महसूस होता है। आगे बाबू कहते हैं खांसते खांसते, ओहो कितनी गर्द भरी है इस दरी में। गर्द यानी धूल। ये दृश्य इसी तरह चलता रहेगा। अब देखा जाए तो नाटक के आलेख और रेडियो के आलेख में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर हैं और यही अंतर रेडियो नाटक के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम बताएं, इससे बेहतर होगा आप स्वयं ही दोनों दृश्यों की तुलना कीजिए और दोनों आलेखों में क्या क्या अंतर है उन्हें खोजिए। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये अंतर क्यों है। और इस तरीके से यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं और दोनों उदाहरणों में जो कि रेडियो नाटक को प्रदर्शित करने के जो तरीके होते हैं उनके साथ पेश किए गए हैं। और इस तरीके से रेडियो नाटक को इस तरीके से पेश किया जाता है। ये भी जब आप उदाहरण को ध्यान से पढ़ेंगे, शुरू से पाठ को जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे, नियमों को ध्यान में रखते हुए कि रेडियो नाटक को पेश करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से ध्वनि और संवादों पर ध्यान देना होता है, उसको ध्यान में रखते हुए जब इन उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपको रेडियो नाटक किस तरीके से पेश करना चाहिए उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं
बड़े ही आसानी से आप उनको समझकर उत्तर दे पाने में सक्षम भी हो पाएंगे। और इस तरीके से जो ये पाठ हमने यहाँ पर इस पाठ का अंत किया कि कैसे बनता है रेडियो नाटक, जहाँ पर हमने पढ़ा कि और नाटकों के मुकाबले रेडियो नाटक दूसरे नाटकों से किस तरीके से भिन्न है, कि उसमें किस तरीके से संवादों का ख्याल रखा जाता है, पात्रों का ध्यान रखा जाता है, कितने मिनट का हुआ होता है वो, और सारा कुछ उसमें ध्वनि पर फोकस होता है, संवादों पर फोकस होता है, कितने हमें वहाँ पर पात्र रखने होते हैं, और जो रेडियो नाटक है कितना पुराना माध्यम है और ये आज तक यहाँ भारत में या फिर साहित्य के रूप में क्यों इतना जाना माना क्यों नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ी और उदाहरण के साथ, और ये उदाहरण भी हमारी पाठ्य पुस्तक से ही है, उन्हीं से लिया गया है। बड़े ही आसानी से आप अपने ही पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं हिंदी की, उनमें से भी कोई पाठ एक ले सकते हैं। उनमें आप देखेंगे कि कैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, खांसते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। ये सब चीज़ें आप जब देखेंगे तो महसूस करेंगे कि रेडियो नाटक लिखते हुए भी ऐसे ही किया जाता है, जिससे कि एक बेहतरीन रेडियो नाटक सामने पेश किया जाए। यानी आप कभी रेडियो भी सुन रहे होंगे तो आपको जरूरत महसूस होती है कि यहाँ पर बताना चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई, इसके साथ अगर होता तो कितना बेहतरीन होता चीज़ों को समझना। तो आशा करते हैं कि ये पाठ आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।